हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। इस वीडियो में हम बीसीआरएस का ईएसी कन्वेंशनल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में मैंने ऑलरेडी आपको बीसीआरएस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ईएसी और गेट के करा दिया है, तो आप पहले वो वीडियो देख लें और फिर आप ये वीडियो देखें, क्योंकि इसमें मैं बीसीआरएस पे जितने भी मैक्सिमम हाई लेवल के टफेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो करवाऊंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन करने के बाद आप किसी भी एग्जामिनेशन का पेपर सॉल्व कर सकते हो अगर वो आपका बीसीआरएस पे है। ठीक है, बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने एमएस ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें। क्या पता आपके शेयर से किसी के प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, सो प्लीज शेयर। तो अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 में जो है आपको ऑलरेडी 18 तक क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 से करेंगे। यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं सबसे पहले दिया क्या है। A VCRS system using R12 is employed to produce 8640 kg of the ice। ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर है जो कि VCRS सिस्टम पे बेस्ड है और उसका रेफ्रिजरेंट हमारा R12 है, जिसका यूज हम आइस प्रोड्यूस करने के लिए कर रहे हैं। और ये आइस जो प्रोड्यूस कर रहा है एक दिन में 8640 kg कर रहा है। ठीक है, 8640 kg। तो आपका ये एक सेकंड में कितना करेगा, 24 इंटू 3600 से डिवाइड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 0.1 kg पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा मास निकल गया कि कितना आइस से प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखो ये प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। कंडेंसिंग एंड इवेपोरेटर ऑफ द रेफ्रिजरेंट आर, ये कंडेंसर और इवेपोरेटर का टेम्परेचर दिया है। ओके, और फिर यहाँ पे बोला जा रहा है सैचुरेटेड लिक्विड लीव्स द कंडेंसर, कंडेंसर को सैचुरेटेड लिक्विड लीव कर रहा है। ये ऐसा बन जाएगा बीसीआरएस, ये यहाँ पे लीव किया सैचुरेटेड लिक्विड, और ये हमारा इवेपोरेटर का हो गया। ठीक है, और इसको सैचुरेटेड वेपर यहाँ पे लीव किया। ये 1 2 3 4 ये हमने बीसीआरएस बना दिया। हाइयर टेम्परेचर 48, यहाँ पे लोअर टेम्परेचर जो यहाँ पे -20 हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहाँ से होगा और यहाँ से जो हीट निकालेगा, ये मान लो यहाँ पे एक हमारा रेफ्रिजरेटेड एरिया है। ओके, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कंप्रेशन इज आइसेंट्रोपिक, मतलब 1 से 2 जो कंप्रेस हो रहा है यहाँ पे, जो कंप्रेसर कर रहा है वो हमारा आइसेंट्रोपिक है। ओके, उसके बाद बोल रहा है द वाटर एट 35 डिग्री सेल्सियस इज यूज टू फॉर्म आइस। ठीक है, आइस बनाने के लिए हमने वाटर यूज कर रहे हैं। और उसके बाद टेम्परेचर ऑफ द आइस शुड बी -8 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये रेफ्रिजरेटेड एरिया है, यहाँ पे वाटर है। ठीक है, और यहाँ पे देखो और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हीट फ्लोज इनटू द ब्राइन टैंक फ्रॉम द सराउंडिंग विच इज 10% ऑफ द टोटल हीट रिमूव फ्रॉम द वाटर। देखो टोटल सीन हमारा ये है कि यहाँ पे एक हमारा ब्राइन टैंक है जिसमें हमारा वाटर है, कितने पे, 35 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, इससे हमें क्या करना है, हीट निकालना है और तब तक हीट निकालते रहना है जब तक ये हमारा वाटर जो है आइस में ना कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये आइस में -8 डिग्री सेल्सियस पे ना चला जाए, तब तक हीट निकालना है। और फिर हमारा एडिशनल ये बोला है कि 10% जो इसका हीट है इस टैंक के वॉल से निकल रहा है। टोटल 10% हीट जो है ऑफ क्यू रिक्वायर्ड, जितना हमको हीट निकालने का जरूरत है यहाँ से इस ब्राइन टैंक से, उसका 10% लॉस हो रहा है। मतलब एडिशनल हमें इसका भी भरपाई करना पड़ेगा। कैसे, इस रेफ्रिजरेटर का यूज करके, और रेफ्रिजरेटर को एक्स्ट्रा थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। तो ये पूरा सीन है हमारा। अब हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एज्यूम स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस। आइस का स्पेसिफिक हीट हमें एज्यूम करने के लिए बोला गया है इतना। लेटेंट हीट ऑफ द आइस हमें ये दिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट ऑफ द वेपर रेफ्रिजरेंट, मतलब यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट है इस पूरा एरिया में, ठीक है, यहाँ पे जो है रेफ्रिजरेंट उसका सीपी हमें दिया हुआ है 0.882। ओके, तो अब हमें निकालना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो डिटरमाइन द टोटल पावर रिक्वायर्ड। ठीक है, टोटल पावर कितना लगेगा इतना मास आइस प्रोड्यूस करने में, वो निकालना है। तो जब भी पहले हमें VCRS का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप हर एक पॉइंट का एंथैल्पी निकाल लो। ओके, पहले H1 निकालते हैं। तो H1 आपका यहाँ से हो जाएगा क्या, ये Hg है किसका, लोअर टेम्परेचर का, ये लोअर टेम्परेचर आपका हुआ और ये Hg हुआ। ठीक है, तो यानी ये वाला जो है आपका हो जाएगा H1 178.74, ये हमारा H1 आ गया। अब यहाँ पे देखो H2 तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं, पता नहीं है, बट हम H3 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो H3 निकाल दो। H3 आपका हो जाएगा 48 डिग्री सेल्सियस का HF, ये 48 है और इसका HF हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 82.83।
नेक्स्ट हमारा जो H3 होगा वही H4 होगा, बिकॉज ये क्या होगा आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। अब इतना हमें पता चल गया। अब हमें निकालना है 2। अब देखो H2 कैसे निकलेगा, सुपर हीटेड रीजन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये पता है। तो हमारा H2 के लिए होगा फॉर्मूला यहाँ पे Hg ऑफ दिस प्लस CpV इंटू T2 माइनस टी सेचुरेटेड। अब अगर हम T2 निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। और T2 कैसे निकलेगा, T2 निकालने के लिए हम कौन सा निकाल सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, इंट्रोपी वाला। यहाँ का इंट्रोपी हम पता कर सकते हैं कैसे, जो इंट्रोपी यहाँ का होगा वही इंट्रोपी यहाँ का होगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ओके। तो S1G क्या है यहाँ पे देखो, S1 यानी लोअर टेम्परेचर का G, ये लोअर हो गया, और इसका G ये वाला हो जाएगा आपका। तो ये S1G हो गया 0.7087। उसके बाद देखो H2 के इक्वल करो, तो H2 का फार्मूला को जब आप लिखोगे एंट्रोपी के लिए सुपर हीटेड रीजन का, तो वो फार्मूला होता है आपका Sg प्लस CpV, ठीक है। और ये ln T अपॉन T सेचुरेटेड हो जाएगा, ये फार्मूला होता है। यही वाला लगाओ यहाँ पे 0.7087। Sg यहाँ का हाइयर टेम्परेचर का Sg क्या हो जाएगा यहाँ से 0.6802, ओके। प्लस Cp भी आपका 0.82 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा ln T, अपर वाला T हमें निकालना है T2, और नीचे सैचुरेटेड टेम्परेचर हमारा 48 है, ठीक है। तो इसको आप करो किस में कन्वर्ट, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करो, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा 321, ओके। फाइनली जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका T2 जो यहाँ से आएगा उसका वैल्यू आपका होगा 332.52, ठीक है, 352 इतना केल्विन। ये आपका क्या आ गया T2, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। अब जैसे ही आपको T2 आया आप H2 निकाल लो, फार्मूला निकाल के सुपर हीटेड रीजन वाला Hg ऑफ 48, यहाँ पर का Hg ये हाइयर टेम्परेचर, और इसका Hg 205.83 Hg निकाल लिया, प्लस में Cpv 0.82 दिया हुआ है, और T दिस टेम्परेचर माइनस T सेचुरेटेड, ठीक है। तो T2 माइनस टी सेचुरेटेड यानी 321 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये ओवरऑल जब आप करोगे तो आपका यहाँ T2 की जगह पे इसको पुट कर दो, मैं यहाँ पुट नहीं कर रहा हूँ, स्पेस कम है। तो ये आपका जब कैलकुलेट करोगे तो ओवरऑल आपका यहाँ पे हो जाएगा 215.139, ये आपका हो गया किलो जूल, ठीक है ना, किलो जूल पर केजी में। ये एंथैल्पी आ गया H2, सब यहाँ पे यूनिट किलो जूल पर केजी में, यहाँ पे मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आप समझ जाना। तो ये हमने H2 निकाल लिया। अब आप सब कुछ निकाल चुके हो, अब आपको यहाँ पे वर्क पूछ रहा है, तो वर्क निकालना है। बट वर्क किसके लिए निकालना है, इस यहाँ पे जो आइस बनाने में जो हीट लगेगा उसके लिए। पहले आप ये तो पता करो कि यहाँ पे हीट कितना है, ठीक है। तो उसके बाद हम COP पता कर लेंगे, और COP पता चल जाएगा तो हमारा वर्क आ जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे COP निकाल लेते हैं, फिर हीट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपका COP इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका H1 माइनस H4, ठीक है। और यहाँ पे अपॉन में हो जाएगा H2 माइनस H1, ठीक है। यहाँ पे अगर आप H1 का वैल्यू रख दो, ये आपका हो गया 178.74, माइनस में आपका हो जाएगा H4 यानी कि 82.83, और नीचे में आप रख दो H2 का वैल्यू हमने 215.139 निकाला है, और H1 हमारा 178.74 है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो COP आएगा वो आपका 2.64318 आएगा, ठीक है। तो ये COP आ गया हमारा फाइनली, और COP को डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट करके हम वर्क निकाल लेंगे, ओके। तो अब हम करते हैं क्या, पहले डिजायर्ड इफेक्ट निकालते हैं। डिजायर्ड इफेक्ट यानी Q निकालते हैं। Q कैसे निकलेगा मैं भी दिखाता हूँ कैसे निकलेगा। उसके लिए मैं थोड़ा यहाँ से स्पेस ये सब खाली कर रहा हूँ, ये सब हम कर चुके हैं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये EAC का कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही टफ लेवल के, थोड़ा मतलब ऑलमोस्ट जो नेचुरली क्वेश्चन आता है आपका उससे टफ है। तो ये करने के बाद आपका अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगा, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा किसी भी टाइप का BCRS का क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे Q निकालेंगे। देखो Q इक्वल टू आ जाएगा सिंपल मास यहाँ पे दिया हुआ है, ये मास फ्लो रेट 0.1, हम किलोवाट के लिए निकालना। हमें आंसर जो पूछा गया यहाँ पे देखो वो किलोवाट में पूछा गया, ठीक है। मतलब हमें SI यूनिट पर सेकेंड में निकालना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पर सेकेंड में कन्वर्ट किया था। मास हो गया आपका यहाँ पे। अब देखो पहले क्या करेंगे, हम 35 से हम जीरो पे जाएंगे। देखो यहाँ पे 35 है,
35 से पहले हम किस में जाएंगे, 0 पे जाएंगे, आइस कन्वर्ट होगा और फिर तब जाके हम -8 में जाएंगे। तो पहले हमारा टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 35 का होगा। ओके, तो हमारा 4.18 वाटर का दिया हुआ नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 4.18 होगा सीपी। ओके, सॉरी स्पेसिफिक हीट, और उसके बाद यहाँ पे 35 टेम्परेचर डिफरेंस, फिर यहाँ पे लेटेंट हीट में कन्वर्ट होगा, फेज चेंज होगा। तो यहाँ पे देखो 334.72, ये हो जाएगा 334.72। फिर यहाँ से प्लस में होगा आपका क्या, अब 0 से 8 में जाएगा, तो 8 आपका टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, और आइस का जो सीपी दिया हुआ है 2.26। ठीक है, ये आपका हो गया। तो अब देखो ओवरऑल ये वाला कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा हमारा आ जाएगा डिजायर्ड इफेक्ट, मतलब कितना हमारा जो है हीट निकालना पड़ेगा इस ब्राइन टैंक से इसको आइस में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 49.91 किलो जूल, किलो जूल पर सेकेंड हो जाएगा, यानी किलोवाट में हो जाएगा। अब ये तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट आ गया, ठीक है, बट इसका 10% जो है ये बाहर भी निकल रहा है। ठीक है, तो टोटल हीट जो है क्यू टोटल आपका क्या हो जाएगा, ये दिस 49.91 प्लस 10% इसका, यानी 4.991, इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 54.901। ये आपका टोटल हीट आया, ये किलोवाट में होगा। ठीक है, ये टोटल हीट आया डिजायर्ड इफेक्ट। ठीक है, अब इसको आप सीओपी यहाँ पे रखो, और यहाँ पे रखने के बाद आपका वर्क आ जाएगा सीधा। मैं यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ, पहले इसको थोड़ा इरेज कर दूँ। सीओपी हमारा 2.64318 दिया हुआ है, डिजायर्ड इफेक्ट हमारा ये निकला 54.901, और नीचे में हम रखेंगे क्या, वर्क हमें निकालना है, तो वर्क इक्वल टू आपका हो जाएगा 54901 अपॉन 2.64318। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा 20.77 किलोवाट के आसपास। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये क्या, वर्क, हमें यही आंसर जो है निकालना था, क्वेश्चन में हमें पूछा गया। तो होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपल बस लोचा यहाँ पे है क्या, H2 निकालने के लिए था। उसके बाद बस थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना था कि ये जो हीट यहाँ से निकल रहा था ब्राइन टैंक से, उसको ऐड अप करना था आपको। ठीक है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था। ओके, तो अब हम नेक्स्ट कन्वेंशनल क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही दमदार है, और इसमें इतना सारा इंफॉर्मेशन पूछा गया है कि आप अगर ये क्वेश्चन अच्छे से कर लो समझ के, तो उसके बाद आप पावर प्लांट के भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में दिया क्या गया। ओके, ए फूड स्टोरेज रिक्वायर ए रेफ्रिजरेंट कैपेसिटी ऑफ 15 टीआर, पहले उन्होंने आरसी दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आरसी मैं लिख देता हूँ, आरसी जो है 15 टीआर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है इट वर्क्स बिटवीन -10 और 30 के बीच में ये वर्क कर रहा है। द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट सुपर हीटेड एज गैस इन इवेपरेटर, इवेपरेटर में उसको सुपर हीटेड किया जा रहा है और सबकूल्ड भी किया जा रहा होगा तब। तो यहाँ पे देखो सबकूल्ड एज लिक्विड इन कंडेंसर इज 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इतना इन्फॉर्मेशन के बाद आप पहले VCR साइकिल बना लो। ठीक है, ये VCR साइकिल हो गया, ये कंडेंसर, यहाँ पे क्या हो रहा है, सुपर हीट भी हो रही है, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये मैंने सुपर हीट कर दिया, और सब कूल्ड, ये सब कूल्ड कर दिया, और ये हमारा थ्रॉटलिंग, ये कंप्लीट VCRS बन गया हमारा क्या, सुपर हीटिंग और सब कूलिंग वाला। 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे आपका ये प्रोसेस, तो ये देखो कंप्लीट VCRS बन गया अकॉर्डिंग टू। अब टेम्परेचर आप थोड़ा इम्प्लॉय कर दो, यहाँ पे उन्होंने बोला है 30 कंडेंसर, और मिनिमम यहाँ पे -10 बोला है। ठीक है, और सब कूलिंग जो यहाँ पे हो रहा है वो 25 तक हो रहा है, और यहाँ पे जो सुपर हीटिंग हो रहा है वो -5 तक हो रहा है। ठीक है, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो ये सब हमने कंप्लीट बना लिया। अब यहाँ पे बोला गया है एन नंबर ऑफ द सिलेंडर यहाँ पे दिया हुआ है, के का वैल्यू हम मान लेते हैं 2, नंबर ऑफ सिलेंडर। ओके, और यहाँ पे स्ट्रोक और बोर के बीच में दिया गया है रिलेशनशिप, मतलब स्ट्रोक हमें दिया गया है 1.5 टाइम्स ऑफ बोर, 1.5 टाइम्स बोर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे एन दिया हुआ है, एन का वैल्यू हमारा हो गया 960। ठीक है, ये आरपीएम में, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, तो ये हमने सब कुछ ले लिया। अब देखो यहाँ पे सोचो कि ये किस लिए दिया है, तो ये भाई कंप्रेसर के लिए आपका दिया गया है। ठीक है, कंप्रेसर यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग वाला कंप्रेसर है आपका, कंप्रेस करने के लिए, तो उसका आपको डायमीटर और
स्ट्रोक के बारे में दिया गया है, तो मतलब इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन में पूछा जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले चाहे यहाँ पे जो भी आपको डिटेल में पूछा गया हो, यहाँ पे उन्होंने स्टीम टेबल देखे रखा है और यहाँ पे देखो उन्होंने स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है लिक्विड का भी और वेपर का भी। तो मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ उसके उस पे बेस सबसे पहले आप हर एक पॉइंट का क्या निकालो, इंथैल्पी निकालो, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंथैल्पी निकालना। तो मैं यहाँ पे इंथैल्पी निकालता हूँ। पहले सबसे पहले यहाँ का ये कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 से करता है, ठीक है। H3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री सेल्सियस वाला हाइयर टेम्परेचर का HF, ठीक है। ये हमारा 30 हो गया और इसका HF ये वाला हो गया 229.11, ओके। उसके बाद हम H4 पे आते हैं। H4 हमारा सबकूल्ड रीजन का है, मतलब 229.11 माइनस Cp ऑफ द लिक्विड। यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड का Cp हो जाएगा जो कि हमें ये वाला दिया हुआ, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड यानी 0.963 और हो क्या जाएगा T3 माइनस T4, ठीक है। यानी जितना टेम्परेचर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो 5 का टेम्परेचर डिफरेंस है। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा इस सबको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका H4 इक्वल टू आ जाएगा 224.295, ठीक है। ये किलो जूल पर केजी में होगा, ठीक है। अब जो H4 होगा वही H5 भी होगा, बिकॉज क्या है हमारा एंथैल्पिक प्रोसेस। तो यहाँ पे H5 भी मैं इसी को लिख देता हूँ। ये हमारा हो गया H4 और H5, ठीक है। अब देखो H3 निकाल लिया, H4 निकाल लिया, H5 निकाल लिया। अब क्या निकालना है हमें, H6 निकाल लेते हैं। तो H6 यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, सिंपल लोअर टेम्परेचर वाले का Hg है, ठीक है। लोअर टेम्परेचर -10, इसका Hg 347.96, ठीक है। ये हो गया। अब फिर यहाँ पे सुपर हीटेड रीजन का एंथैल्पी वाला फॉर्मूला निकाल के आप H1 निकाल लो। H1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे आपका 347.96, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस। उसके बाद Cp ऑफ द वेपर, यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, वेपर है, ठीक है। तो वेपर का Cp ये दिया हुआ है 0.615, ओके। और उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे जो भी है 1 और 6 के बीच में, तो 5 का डिफरेंस है, ये 5। तो ओवरऑल यहाँ पे जो आपका आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका हो जाएगा ये 351.035। अब देखो हमने H1 का भी निकाल लिया। अब बचा क्या हमें, सिर्फ और सिर्फ हमें किसका बचा, H2 का बचा, ठीक है। अब देखो H2 का हमारा निकलेगा कैसे, सबसे पहले तो हमें H2 के बारे में टेम्परेचर हमें नहीं पता है, टेम्परेचर पता करना पड़ेगा। तो सुपर हीटेड रीजन का जो इंथैल्पी वाला फार्मूला होता है वो वाला फार्मूला लगा के हम H2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले टेम्परेचर निकालना होगा यहाँ का, और टेम्परेचर कैसे निकलेगा, तो इंट्रोपी का फार्मूला से टेम्परेचर निकलेगा, मतलब हमें यहाँ का इंट्रोपी पता करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट का जो इंट्रोपी होगा वो इस पॉइंट के इंट्रोपी से के इक्वल होगा, ठीक है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, मतलब अगर हम इस पॉइंट का इंट्रोपी निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ का इंट्रोपी कैसे आएगा, ये सुपर हीटेड रीजन में, ठीक है, और हमें इस पॉइंट का S6 हमें पता है। तो सुपर हीटेड रीजन का इंट्रोपी का फॉर्मूला लगा के हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से S1 निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं, S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S6 प्लस यहाँ पे Cp ऑफ द वेपर हो जाएगा, और यहाँ पे ln T अपॉन T सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। T यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका T1, और T1 यहाँ पे दिया हुआ है क्या, -5 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल यहाँ पे S6 रखो, S6 क्या हो जाएगा, लोअर टेम्परेचर का गैस वाला। ये लोअर टेम्परेचर -10 और इसका गैस 1.5632, ये Sg लिख दिया, प्लस Cp भी क्या है आपका 0.615 इंटू ln। अब उसका ऊपर वाला टेम्परेचर आपको T1 क्या है, -5 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपका 268 हो जाएगा। और टी सैचुरेटेड आपका कितना है यहाँ पे, -10 डिग्री सेल्सियस, यानी 263, ठीक है। ये आपका यहाँ से S1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1.57478, ठीक है, 1.57478 आएगा आपका, ये S1 आ गया। अब जो ये S1 यहाँ से आएगा, इस S1 को आप इस S2 के इक्वल कर दो। S2 क्या यहाँ पे सुपर हीटेड रीजन का जो फार्मूला होगा, ठीक है, यानी यहाँ पर वाला जो Sg होगा, ठीक है, वो लिखो पहले। Sg हाइयर टेम्परेचर का ये हो गया आपका 1.5481, ठीक है। ये प्लस Cp ऑफ द Cp भी हो जाएगा, यहाँ पे भी वेपर ही है 0.615 ln T अपर टेम्परेचर आपका T2, ये हमें निकालना है, ठीक है।
और नीचे वाला हमारा यहाँ पे क्या है 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब 303 केल्विन में, हमेशा केल्विन में रखना। तो यहाँ से आप क्या देखो, सिर्फ एक अननोन यहाँ पे आपका T2 है, तो आपका T2 आ जाएगा, ये आपने निकाल लिया T2। कैलकुलेशन सिंपल है, इसको यहाँ पे माइनस करो, फिर इससे डिवाइड करो, फिर यहाँ पे ln को आप इधर करो, e टू दी पावर हो जाएगा पूरा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आ जाएगा। आप वैसे भी गेट कैलकुलेटर का यूज करके कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो T2 का वैल्यू आपका आएगा वो आपका हो जाएगा 316.4334। ओके, ये आपका T2 आ गया। तो अब हमने T2 निकाल लिया, तो सिंपल H2 का फॉर्मूला रखो। H2 का फॉर्मूला क्या होता है आपका, Hg प्लस सुपर हीटेड रीजन का CpV T माइनस T सैचुरेटेड, ये वाला फॉर्मूला होता है। Hg आपका हाइयर टेम्परेचर का यहाँ पे दिया हुआ है, Hg कितना है 364.96 हो गया, प्लस CpV, ठीक है, CpV यहाँ पे 0.615 है आपका, और यहाँ पे टेम्परेचर आपका हाइयर वाला जो है वो हमने ये निकाल लिया 316.4334, और उसके बाद टी सैचुरेटेड आपका यहाँ पे कितना है 30 डिग्री सेल्सियस यानी 303। तो ओवरऑल यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा H2 इक्वल टू 373.221, ठीक है, ये किलो जूल पर केजी आएगा, ठीक है। अब देखो हमने सारे पॉइंट का निकाल लिया हुआ है, ठीक है, H1 हो गया, ये H2 हो गया, उसके बाद हमारा H3 हो गया, H4 हो गया, H5 हो गया, H6, एवरीथिंग तुम निकाल लिए हो। अब तुम इससे जो चाहो वो निकाल लो, ठीक है, VCR साइकिल का। सबसे पहले हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पूछा गया, तो वो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे H1 माइनस H6, सॉरी H5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हर कोई सोचेगा कि यहाँ पे सब कूलिंग है, सुपर हीटिंग है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो सिर्फ यहीं तक होना चाहिए, नहीं, वो तब होता है जब हम हीट एक्सचेंजर लगाते हैं। यहाँ पे देखो कहीं भी हीट एक्सचेंजर का जिक्र नहीं किया गया क्वेश्चन में, ठीक है, मतलब यहाँ तक आपका कंप्लीट इवेपोरेटर ही है, और यहाँ तक आपका कंप्लीट जो है वो कंडेंसर ही है। जो भी सब कूलिंग किया जा रहा है यहाँ पे वो कंडेंसर में है, जो भी सुपर हीटिंग है वो यहाँ पे आपका इवेपोरेटर में ही है। तो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होगा वो कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसलिए मैंने H1 माइनस H5 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का वो 126.74 आ जाएगा, ठीक है, 126.74। ये थोड़ा मेरा नया पैड मैंने ये खरीदा है, तो सेट दैट्स वाई यहाँ पे मेरा थोड़ा राइटिंग नहीं हो पा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे आदत लगेगा तो अच्छे से राइटिंग हो जाएगा। बट ये इतना है कि आप समझ सकते हो अच्छे से फॉर्मूला एंड ऑल सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ गया। अब सेकंड में हमें पूछा गया है कि आपका मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट, ठीक है। मास फ्लो रेट कैसे निकलेगा, सिंपल है, आरसी इक्वल टू क्या होता है, मास फ्लो रेट इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आप लोग पता है, और यहाँ पे 15 TR दिया हुआ है आरसी, ठीक है, ये आपका 15 TR इंटू इसको इसमें कन्वर्ट कर दो तो ये 5 और ये 1, ठीक है, ये आपका हो गया। और मास फ्लो रेट हमें निकालना है, ये मास फ्लो रेट हो गया, और इनटू में आप कर दोगे क्या, तो आपका यहाँ पे जो 126.74 है, ठीक है, 126.74 ये आपका हो गया। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, मास फ्लो रेट, सिंपल आप डिवाइड कर दोगे तो मास फ्लो रेट आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है मास फ्लो रेट का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है आपका 0.415, ठीक है, 0.415 है, किसमें, तो पर सेकेंड में आपका यह आएगा आपका केजी पर सेकेंड में, ठीक है। इसको आप अगर मिनट में करना चाहते हो सिंपल 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हमें थियोरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आपका क्या, स्वेप्ट वॉल्यूम आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो स्वेप्ट वॉल्यूम कैसे निकालना रहेगा, तो सबसे पहले स्वेप्ट वॉल्यूम का निकालने का जो फार्मूला है हमारा, वो फार्मूला बस एक ही होता है, ये आपका, आप इसको जो है वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी के फार्मूले से निकाल सकते हो। ओके, ये आपका एन बी इक्वल टू होता है आपका मास इंटू मास फ्लो रेट इंटू बी एंट्री अपॉन आपका बी एस यानी स्वेप्ट वॉल्यूम इंटू एन अपॉन 60 हो जाएगा। आरपीएम है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ सिलेंडर है तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वी एस जो है आपका हो जाता है क्या, पाई बाय 4 अपॉन डी स्क्वायर एल। ओके, और इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको निकालना क्या, पहले वी एस हमें सिंपल निकालना है। तो वी एस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्वेप्ट वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे फिगर में दिखाता हूँ मैं, स्वेप्ट वॉल्यूम यानी इंट्री कहाँ पे है कंप्रेसर का, वो ये 1 पे है, ठीक है। यहाँ पर का अगर हम क्या निकाल देंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल दें, तो सिंपल हमारा क्या स्वेप्ट वॉल्यूम आ जाएगा। ओके,
और देखो कहीं पे भी क्वेश्चन में जो है हमें अभी तक इफिशियंसी के बारे में नहीं बोला गया, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा ये वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो है वो 100% है अभी, ठीक है। और अगर ये 100% होगा तो ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वल होगा। मतलब अभी हमें ये सब कुछ ताम झाम नहीं करना है, हमारा सिर्फ इसी से काम हो जाएगा। मतलब मास फ्लो रेट इनटू अगर हम भी एंट्री कर देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, तो अब फाइनली यहाँ से निकाल दो। मास फ्लो रेट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना क्या है, बस भी एंट्री निकालना है, जो कि आपका क्या है, V1 है। ठीक है, ये सिंपल आपका V1 है। यहाँ पे देखो ये V1 है। V1 कैसे आएगा, देखो 6 का हमें यहाँ पे पता है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको टेबल में दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका टेबल है, ये लोअर टेम्परेचर वाला है और लोअर टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे देखो भी दिया हुआ है, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। यानी हमें V6 पता है और आपको T6 भी पता है, यहाँ का टेम्परेचर भी पता है, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ का कितना है, -10, और T1 भी आपको पता है -5 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ यहाँ का V1 नहीं पता है। तो आप सिंपल फार्मूला जो है, और आप यहाँ पे क्या है, सुपर हीटेड रीजन है ना, सिंपल हम क्या P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ठीक है, ये तो लगा ही सकते हैं। और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, मतलब V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 कर सकते हैं। ओके, V1 यानी हमारा एंट्री पर का, ये V6 T6 और V1 T1 करो, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा हो गया V6 अपॉन T6 इक्वल टू V1 अपॉन T1। ओके, V6 हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देख लो कितना है, 0.07702, ठीक है, 0.07702। और हमारा T6 क्या है, T6 हमारा -10 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 263 हो गया। और V1 हमें निकालना है, और T1 क्या है हमारा, -5 डिग्री सेल्सियस यानी 268। तो यहाँ से V1 का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 0.07848, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, V1। यहाँ पे आया आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे आपका V1 आ गया, सॉरी मीटर क्यूब पर सेकंड नहीं, मीटर क्यूब पर केजी आपका हो जाएगा। तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया हमारा V1, एंट्री पर का हमारा आ गया। अब सिंपल यहाँ पे पुट करो किसमें, इसमें। तो हमारा आपका जो ये आया था मास फ्लो रेट, ये था आपका 0.415, और ये किस में था आपका, तो केजी पर सेकेंड में था, ठीक है, ये केजी पर सेकेंड में था। इनटू में भी एंट्री आपने मीटर क्यूब पर केजी में निकाला 0.07848, ठीक है। ये आपका आया किसमें, मीटर क्यूब पर केजी में, ठीक है, मीटर क्यूब पर केजी में आपका, ठीक है। ये यहाँ से कुछ नहीं है, तो ये आपका केजी और केजी ये कैंसिल हो गया, मीटर क्यूब पर सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से VS आपका आ गया क्या, 0.03257, ठीक है, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में आपका क्या आ गया, VS। यानी आपका थियोरेटिकल पिस्टल डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये आंसर में आ गया। ओके, तो यहाँ पे हम तीसरा आंसर भी निकाल लिए हैं। अब हमें नेक्स्ट में यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, COP निकालना है। तो भैया COP तो सिंपल है आपका, ठीक है। यहाँ पे COP क्या कर दो आप, H1 माइनस H5 कर लो, डिजाइड इफेक्ट अपॉन H2 माइनस H1 वर्क। हमने ये सब कुछ निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। आप सिंपल पुट करोगे, आपका आंसर जो यहाँ पे आएगा 5.712, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं बोर एंड स्ट्रोक ऑफ द कंप्रेसर, ठीक है, ये आपको निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, तो ये आपका निकलेगा इस वाले फार्मूला से। यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो 100% दिया हुआ है, हमने पहले इसके बारे में बात की। तो इसका मतलब ये कंप्लीट ऊपर वाला क्या था हमारा, VS था, ठीक है। VS हमने ऑलरेडी ये यहाँ पे निकाल लिया है। ओके, और नीचे में ये जो होता है ये आपका डायमेंशन होता है ये वाला। तो अब इन सब को अगर हम इक्वल कर दें इसके, यानी नीचे वाला हमारा जो कंप्लीट हो जाएगा, VS इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे π/4 d² L इंटू N अपॉन 60, और फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे K, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, VS हमने निकाल लिया है 0.03257, ठीक है, π/4 हो गया, d², पहले डायमीटर निकाल लेते हैं, हमें बोर और लेंथ पूछा गया है। अब देखो L और D के बीच में रिलेशन दिया हुआ था कि L जो है 1.5 टाइम्स ऑफ द D दिया हुआ है, तो ये हमने लिख दिया। N का वैल्यू हमारा 960 दिया हुआ था अपॉन 60, ये लिख दिया। सिलेंडर हमारा 2 था तो हमने 2 लिख दिया। ओके, तो यहाँ से आप देखो सिर्फ एक अननोन है आपका डायमीटर, ठीक है, तो यहाँ से आप डायमीटर निकाल सकते हो। तो आपका डायमीटर जो यहाँ से आ जाएगा 0.09524, ठीक है। ये आपका किस में आएगा, मीटर में आएगा, बिकॉज सारा का सारा यूनिट यहाँ पे हमने किस में यूज किया है, SI में आएगा। तो यहाँ पे हमें डायमीटर निकल गया, और L हमारा क्या हो जाएगा 1.5D।
तो यहाँ पे अगर इसको पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.14286, ठीक है, ये मीटर में आ जाएगा, तो इसको आप mm में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा पांचवा, एल और डी, यानी बोर और स्ट्रोक लेंथ। तो एक नंबर का जितना हमें आंसर निकालना था वो हमने फाइनली निकाल लिया, ठीक है। अब हम कौन सा निकालते हैं भैया, दो का। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या गया कि हमने इस बार क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3% क्लियरेंस वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी निकालना है और बोर स्ट्रोक निकालना है। अब तक यहाँ पे हम 100% इफिशियंसी था तो उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया। इस बार उन्होंने क्लियरेंस वॉल्यूम दे दिया है, तो इस बार थोड़ा और लोचा लगेगा, ठीक है। देखते हैं क्या लोचा लगेगा और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो इसको जो है मैं आपको फिर से इसी स्लाइड पे लेके जाता हूँ और इसको पहले इरेज कर देता हूँ। ये हमने कंप्लीट इरेज कर दिया और थोड़ा सा बना लेते हैं इस बार इसे यहाँ पे। तो ये हमने फिर से उसी को बना लिया, यहाँ पे ये 30 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका सब कूलिंग का हो जाएगा 25 और लोअर वाला आपका माइनस में 10 हो जाएगा और सुपर हीटिंग वाला यहाँ पे माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है। इस बार जो हमें निकालना क्या है कि हमें 3% का दे दिया यहाँ पे क्लियरेंस, यानी C इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.03, ओके। ये क्या होता है आपका VC अपॉन VS होता है, ओके। VC क्या होता है क्लियरेंस वॉल्यूम, VS क्या होता है सॉफ्ट वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे हमें एन भी निकालना होगा, यानी पहले हमें वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी निकालना है। यह इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक तो जो हमने पहले देखा कि मास इंटू वी एंट्री अपॉन पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल इंटू एन अपॉन 60 करके वो वाला, और एक दूसरा फॉर्मूला होता है आपका 1 प्लस सी माइनस सी पी टू अपॉन पी वन, ठीक है। पी टू यानी पी सी, ठीक है, और पी वन मतलब पीई यानी कंडेंसर अपॉन इवेपोरेटर अपॉन 1 अपॉन एन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका होता है एक और इफिशियंसी का फार्मूला। अब इस फार्मूले के लिए जो है हमारे पास सी दिया हुआ है, सी 0.03 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है और हमें पी सी और पीई दिया हुआ है, बट हमें पता क्या नहीं है यहाँ पे, तो हमें 1 अपॉन एन नहीं पता है, यानी पॉलीट्रोपिक इंडेक्स कितना होगा ये नहीं पता होगा। अब देखो जल्दी जल्दी में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पॉलीट्रोपिक इंडेक्स का वैल्यू कोई तो 1.3 ले लेंगे, 1.2 ले लेंगे, बट ऐसा नहीं करना है। जब तक हमें क्वेश्चन में इसके बारे में दिया नहीं हो आप खुद से नहीं रख सकते हो। अगर आपने खुद से रखा तो आपका डायरेक्ट वो गलत हो जाएगा, ओके। देखो अब तक जो है हमें क्या भी एंट्री पर का, यानी हमने V6 का हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वाला हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हमने ये वाला जो है लास्ट में निकाला हुआ था, ठीक है। V1 हमने निकाला हुआ है और हमें T2 पता है, T1 भी पता है। तो क्या हम आइसेंट्रोपिक वाला ये वाला कंडीशन लगा सकते हैं आपका T2 अपॉन T1 इक्वल टू आपका होता है P2 अपॉन P1 टू दी पावर ये हो जाएगा वो n-1 अपॉन n इक्वल टू V1 अपॉन V2 टू दी पावर n-1, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए या एक्सपेंशन के लिए। यहाँ से इसको और इसको कैंसिल करोगे तो आपको सीधा आ जाएगा यहाँ पे P2 अपॉन P1 टू दी पावर 1 अपॉन n इक्वल टू V1 अपॉन V2, ठीक है। तो अब देखो इस पूरे टर्म के बदले में यहाँ पे PC की जगह P2 हो जाएगा, PE की जगह पे P1, तो आप ये वाला टर्म लिख सकते हो, ठीक है। अब इस वाले टर्म में देखो V1 एंट्री पर का हमने पिछले ही आंसर में ऑलरेडी V1 हम निकाल चुके हैं, हमें निकालने की जरूरत क्या है, अब सिर्फ V2 की जरूरत, ठीक है। और V2 कैसे निकलेगा, जैसे हमने V1 निकाला था, ठीक है, यानी हमारा V1 T1 इक्वल टू V2 T2 करके ये वाला भी आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जब आप यहाँ से ये वाला टर्म V2 निकाल के इसमें पुट करोगे तो और उसके बाद इस पूरे टर्म को जो है डायरेक्टली यहाँ पे पुट करोगे तो आपका जो इफिशियंसी आएगा वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी वो आएगा आपका 93.49%, ठीक है। मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ बिकॉज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और भी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हमें। तो ये आपका वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी आ गया। अब इस इफिशियंसी को है आप इसमें रखो 93.49, यहाँ पे 0 का रख दो, सिंपल मास इंटू भी एंट्री, ठीक है। मास फ्लो रेट हमें पता है, इंटू भी एंट्री में रख दो, भी एंट्री भी हमें पता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल, यहाँ पे आपका n अपॉन 60 इंटू के, ठीक है। अब देखो इसमें सब कुछ हमें पता है, भी एंट्री भी हम निकाल चुके हैं V1 ये, ठीक है। मास फ्लो रेट ये भी पता है, सिर्फ हमें क्या निकालना है, यहाँ पे डी निकालना है और एल निकालना है, यहाँ का इफिशियंसी पता है। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा वो डी इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.0974 और आपका जो एल आ जाएगा वो आपका 0.1461, ठीक है। तो ये आपका मीटर में आ जाएगा, इसको आप mm में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपका कंप्लीट था। इसमें और देखने क्या क्या पूछा गया है, तो बस इतना ही पूछा था। तो फाइनली ये वाला अब जो है क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो जितना कुछ भी हमें निकालना था वो हमने देखा और कैसे क्या निकालना है वो भी हमने देखा, ओके। तो ये अब हम हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है।
ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, बट ये उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, उसके कंपैरिजन में अब थोड़ा ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। ए फूड स्टोरेज रिक्वायर्स रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी 50 किलोवाट, ठीक है, 50 किलोवाट का रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है। और वो जो वर्क कर रहा है, कंडेंसर टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है, इवेपोरेटर टेम्परेचर हमें यहाँ पे दिया हुआ है, रेफ्रिजरेंट है अमोनिया इसमें, और इसमें भी सब कूलिंग हो रहा है, ओके। और हीट exchanged before entering the expansion valve and simultaneously the refrigerant is superheated, और सुपरहीटिंग भी हो रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ से जो फिगर बनेगा वो ये वाला फिगर बन जाएगा। ये VCRS हो गया, ये यहाँ पे ये सब कूलिंग होगा, और ये यहाँ पे सुपरहीटिंग होगा, ठीक है। ये यहाँ पे सुपरहीटेड, या सॉरी, तो ये हमारा VCRS बन गया। यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है क्या, 35 पे ये ऑपरेट कर रहा है, ओके। और यहाँ पे सब कूलिंग जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस को है, ठीक है। तो मतलब ये आपका 30 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे इवेपोरेटर का टेम्परेचर आपका दिया हुआ है कितना, -10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें इसका नहीं, इसके बारे में हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, देखो कितना सुपर हीटिंग कर रहा है, इसके बारे में नहीं दिया है। आप यहाँ पे डायरेक्टली अंदाजे से ये नहीं रख सकते हो कि ये 5 डिग्री सेल्सियस का सुपर हीटिंग हो रहा होगा, ठीक है। ये गलती कभी भी मत करना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। जब भी होता है हीट एक्सचेंज हमारा लगता है सब कूलिंग और सुपर हीटिंग करने के लिए, इन दोनों के बीच का इंट्रोपी वाला सॉरी इंथैल्पी डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है, ना कि टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। बाकी हमें सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे आरपीएम दिया हुआ है, ठीक है, और बोर स्ट्रोक के बीच में दिया हुआ है। तो मतलब यहाँ पे भी हमें सिलेंडर डायमेंशन निकालना है और पहले पावर रिक्वायर्ड निकालना पड़ेगा। पावर रिक्वायर्ड निकालने के पहले सेम वही फंडा, हर पॉइंट का आप क्या निकालो, इंथैल्पी निकालो, ठीक है। इंथैल्पी निकालने के लिए क्या करोगे, H6 का हमें पता चल जाएगा। देखो H6 का कितना हो जाएगा, जो इसका लोअर टेम्परेचर का दिया होगा, ये लोअर का जो Hg होगा ये वाला 1450.22, ठीक है, ये लोअर का हो गया। अब H6 हमें पता चल गया, और H5 निकालो। H1 नहीं निकाल सकते बिकॉज आपको इसका टेम्परेचर नहीं पता है, ठीक है, माइंडेड। H5 निकालो यहाँ से, H5 के पहले आप क्या निकालना पड़ेगा, H4, ठीक है। और H4 के पहले क्या निकालना पड़ेगा, H3, ठीक है। और यहाँ पे देखो H3 का हमें टेम्परेचर पता है और हमें डाटा भी हमें पता है, तो पहले H3 यहाँ पे निकलेगा, बाकी कोई नहीं निकलेगा। पहले H3 निकालो, H3 हो जाएगा आपका हाइयर टेम्परेचर का HF, ठीक है, ये हाइयर वाले का HF 366.07, ये निकल गया। अब तुम जो है H4 निकाल सकते हो, ठीक है। H4 कैसे आएगा आपका, सब कूलिंग रीजन का जो फार्मूला होता है आपका, सिंपल सा वो फार्मूला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 366.07 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा बिकॉज डिक्रीज होगा आपका इंथैल्पी, माइनस में Cp ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का Cp हमें रखना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, ये हाइयर टेम्परेचर वाला है, ये यहाँ पे लिक्विड का हमें दिया हुआ है 4.556। ध्यान से देखना, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, ठीक है, ये वॉल्यूम वाला मत रख देना, ये भी आपको ध्यान देना। स्पेसिफिक हीट मतलब Cp, ठीक है, 4556 हो गया, इनटू टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे कितना का है, तो 5 का है, ये आपका 5 हो गया। तो यहाँ से आपका H4 आ जाएगा। तो यहाँ से H4 जो होगा आपका कैलकुलेट करके 343.29 H4 आ गया। अब H4 जो होगा वही आपका H5 भी हो जाएगा, इंथैल्पिक प्रोसेस है सेम, ठीक है। तो अब यहाँ का तो पूरा ये आ गया। अब H1 बचा और H2 बचा। H1 कैसे निकलेगा, क्योंकि इन दोनों का इंथैल्पी डिफरेंस सेम होता है तो इसका भी सेम होगा, यानी हम फंडा कौन सा लगाएंगे, H3 माइनस H4 इक्वल टू H1 माइनस H6, ठीक है, ये वाला लगाएंगे। H3 माइनस H4 यहाँ पे दिया हुआ है 366.07 माइनस H4 आपका हो गया 343.29 इक्वल टू H1 जो है हमें निकालना है, और H6 हमें पता है 1450.22, ठीक है। यहाँ से हमारा जो H1 आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1473 किलो जूल पर केजी। सबके एंड में जो है किलो जूल पर केजी है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका H1 भी फाइनली आपको पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है, H2 निकालना है। H2 कैसे आएगा, सेम फंडा आप वहीं पे लेकर जाओ। पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ का इंट्रोपी निकालो। S1 क्या हो जाएगा आपका S6 क्या है, लोअर टेम्परेचर का Sg, ठीक है, ये लोअर टेम्परेचर और इसका Sg 5.755, और यहाँ पे आपका Cp ऑफ द वेपर हो जाएगा। वेपर का Cp किससे देखो, लोअर टेम्परेचर का देखो, यहाँ से देखो, ये लोअर टेम्परेचर वाला ऊपर में है, ठीक है, 2.492, ओके। ये Ln हो गया, ऊपर में T1 रखो, T1 आपको पता नहीं है इस बार, ठीक है, T1 आपने रख दिया। और टी सैचुरेटेड जो है वो हमें दिया हुआ है क्या, -10 यानी 263। अब देखो यहाँ पे हम आके अटक गए थोड़ा सा,
T1 हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये T1 कैसे निकलेगा, पहले आपको T1 किससे निकालना पड़ेगा, इंथैल्पी वाले फार्मूला से निकालना पड़ेगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी यहाँ पे H1 का इंथैल्पी निकाल लिया है। तो 1473 इक्वल टू इंथैल्पी इक्वल टू क्या होता है आपका H6 हो जाता है। H6 यानी आपका देखो, पहले मैं फार्मूला ही लिख देता हूँ, H6 प्लस CPV जो भी होता, और यहाँ पे T1 माइनस T सेचुरेटेड होता है, ठीक है। T1 हमें निकालना है, H6 क्या हो जाएगा, लोअर टेम्परेचर का Hg, ये लोअर टेम्परेचर है और इसका Hg आपका 1450.22 हो गया। CPV हमें क्वेश्चन लोअर टेम्परेचर वाला देखो वेपर का, ये 2.492, ठीक है। यहाँ पे T1 आपको निकालना है, T सेचुरेटेड आपका -10 यानी 263 हो जाएगा। यहाँ से आपका जो T1 आएगा वो आपका हो जाएगा 272.1412, ठीक है। ये आपका T1 आया केल्विन में। अब इस T1 को जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका एंथैल्पी यहाँ से क्या आ जाएगा, S1 इक्वल टू 5.84014, ठीक है। अब ये आपका S1 का ये एंट्रोपी आया। अब इस एंट्रोपी को आप इक्वेट करो इसके साथ, इसके फॉर्मूले के साथ करो, सुपर हीटेड वाले के। तो 5.84014 इसके फॉर्मूले के साथ इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका S दिस पॉइंट, ठीक है, हाइयर टेम्परेचर का Sg, हाइयर टेम्परेचर का Sg देखते हैं यहाँ पे 5.2086 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको आप क्या कर दो, प्लस कर दो, और CPV आपको किस में देखना है इस बार, इसका CPV नहीं रख देना गलती से भी, CPV हाइयर टेम्परेचर वाले का अलग है। यहाँ पे देखो हाइयर का CPV ये दिया हुआ है 2.903, ओके। और यहाँ पे आपको इसका टेम्परेचर T2, अब आपको यहाँ पे T2 ही तो निकालना है हमें, ln T2 अपॉन T सेचुरेटेड, ये वाला क्या है 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 308 केल्विन में। तो यहाँ से फाइनली आपका क्या आ जाएगा T2, ओके। T2 आपका आ जाएगा 382.8486, ये आपका T2 आ गया, ओके। अब जैसे ही आपका T2 आ गया तो इंथैल्पी अब सिंपल निकाल दो। इंथैल्पी के लिए क्या हो जाएगा, Hg प्लस CPV उस पॉइंट का, और उसके बाद T2 माइनस T सेचुरेटेड, ये फार्मूला होगा, ओके। इसको पुट करो, और इसको पुट करके जब आप आंसर निकालोगे तो आपका आंसर जो आएगा 1705.8556, ठीक है। ये पूरा है 170.855, ठीक है। तो ये आपका H2 आ गया। अब आपने सब पॉइंट का निकाल लिया। अब जो यहाँ पे पूछा क्या गया है हमें कि पावर रिक्वायर्ड निकालना है, ठीक है। पावर रिक्वायर्ड निकालना है किसके लिए, यहाँ पे हमें देखो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दिया हुआ है, तो पहले सिंपल है, अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आप COP निकालो, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट क्वेश्चन में हमने जब COP निकाला था तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमने ये पूरा वाला लिया था, ठीक है। यहाँ पे बट ये पूरा वाला नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे हम एक्स्ट्रा से हीट एक्सचेंजर यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन में यहाँ पे हमें बोला गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला गया है हीट एक्सचेंजर, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा वो सिर्फ इतने तक का ही होगा, और हमारा वर्क सिर्फ और सिर्फ यहीं तक होगा, ठीक है। यानी आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट H6 हो जाएगा, जो कि हमें दिया हुआ क्या 1450, ठीक है, 1450.22, और माइनस H5 आपका क्या है 343 पॉइंट जो भी है, और नीचे में वर्क यानी H2 माइनस H1, ठीक है। यहाँ से आपका COP का जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। COP आपका हो जाएगा 4.7537, ठीक है। ये आएगा आपका आंसर COP का। अब COP इक्वल टू क्या रखो, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क रखो। तो डिजायर्ड इफेक्ट आपने ऑलरेडी यहाँ पे क्या यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ से आपका हो जाएगा, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। COP आपका क्या है 4.7537 आया। इसको डिजायर्ड इफेक्ट हमारा 50 किलोवाट का है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हमें वर्क निकालना है, तो यहाँ से हमारा वर्क जो आएगा आपको 7.518 आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा किलोवाट में, ठीक है। दूसरा हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, सिलेंडर डायमेंशन, तो वही फिर से वही प्रोसेस करेंगे, और इफिशियंसी के बारे में हमें कुछ बोला गया है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट का हमें क्या निकालना है, V एंट्री निकालना है। V एंट्री कैसे निकलेगा, V6 अपॉन T6 लास्ट क्वेश्चन की तरह इक्वल टू V1 अपॉन T1, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा आपके लिए आसान ये भी है कि यहाँ पे V6 का वैल्यू हमें दिया हुआ है, देखो ये V6 हो गया आपका, ठीक है। तो V6 हमें दिया हुआ है, ध्यान देना V6 कौन सा लेना है आपको, लोअर टेम्परेचर वाला, ठीक है। ये वाला V6 आपको लेना है, ये वाला, ठीक है, 0.41749 वाला, ठीक है। तो V6 अपॉन T6 आपको कौन सा हो जाएगा 263, ठीक है।
और आपने ऑलरेडी यहाँ पे V1 निकाल रखा है, सॉरी T1 जो है वो निकाल रखा है। देखो यहाँ पे T1 क्या है, तो ये आपका T1 आपने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो आप इसी को अगर पुट करो क्वेश्चन में तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से होगा। V6 का वैल्यू 0.4179 है, ठीक है, और आपका T6 जो है वो 263 हो जाएगा, और आपने V1 निकालना है जो कि V एंट्री होगा कंप्रेसर का, और हमें T1 जो है पता है 272.1412, ठीक है। यहाँ से आपका V1 का वैल्यू आ जाएगा क्या, 0.4324, ओके। तो ये आपका हो गया फाइनल क्या, वॉल्यूम एंट्री, V एंट्री आ गया। अब जो V एंट्री होगा किसी भी कंप्रेसर का, जैसे यहाँ पर का ये V एंट्री हमने निकाल लिया, ठीक है, ये 1 और 2। तो यहाँ पे हमारा जो थियोरेटिकल वॉल्यूम होगा वो Vs जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, NV वाले फार्मूला से हमने देखा था, मास फ्लो रेट इंटू V एंट्री यानी V1। और ये वाला टर्म जो है, चूंकि हमारा इफिशियंसी जो है वो 100% है, तो यही वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा, वो Vs हो जाएगा। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, अब MF मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट सिंपल है, आपका जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो कैपेसिटी है उससे निकल जाएगा, ठीक है। मास फ्लो रेट इंटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, H1 माइनस H6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मास फ्लो रेट आप निकाल लोगे, RC आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 किलोवाट, ओके। तो मास फ्लो रेट जो है आपका यहाँ से आ जाएगा 0.0451, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, आपका kg पर सेकेंड में आ जाएगा। तो ये आपका मास फ्लो रेट आ जाएगा। तो फिर आप क्या करो, Vs डायरेक्टली निकाल लो यहाँ से, Vs इक्वल टू मास फ्लो रेट, Vs इक्वल टू मास फ्लो रेट इंटू आपका हो जाएगा V1। और ये पूरा का पूरा इक्वेट किससे हो जाएगा, आपका π/4 d² L इंटू N/60 इंटू K, ठीक है। और इस केस में थोड़ा सा ध्यान देना, तो यहाँ पे देखो सिलेंडर के बारे में कहीं पे भी क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिलेंडर का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब हम मान के चलेंगे कि सिर्फ एक सिलेंडर है, ठीक है। तो सिंपल सा है, π/4 रखो यहाँ पे और d², और यहाँ पे इसके बीच में रिलेशन 1.2d दिया हुआ है, और n का वैल्यू आपका 1000 RPM है, और ये 60, और k का वैल्यू 1, और मास फ्लो रेट आपने ऑलरेडी निकाला हुआ 0.0451 इंटू, और V1 जो है आपने यहाँ पे निकाल लिया है तो 0.4324, ठीक है। यहाँ से आपका D का वैल्यू आ जाएगा, तो जो कि आपका है 0.1074, ये आपका हो जाएगा D। और L का वैल्यू 1.2D करोगे तो आपका आ जाएगा, और L का वैल्यू के लिए आप सिंपल 1.2D कर दो तो यहाँ से आपका L आ जाएगा, ठीक है। ये आपका किस में आएगा, मीटर में आएगा। इसको आप mm में करने के लिए सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इतना सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, तो फाइनली आपको जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस सारे क्वेश्चन करवाने का मेरा मेन मोटो ये है कि जो भी आपका कंप्रेसर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है VCRS में, या तो फिर आपका ये पावर प्लांट में भी आएगा डेनकाइन एंड ऑल में, तो इससे जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कंप्रेसर का आपको ज़्यादा से ज़्यादा VCRS में जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना होता है क्वेश्चन का, तो ये बस थोड़ा सा कंप्रेसर में घुस जाएंगे क्लियरेंस वगैरह देके, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। वैसे सिंपल गेट में जो क्वेश्चन आता है आपका इंथैल्पी तक ही रहता है। हाँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस में आपका ये इतना तामझाम वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। बट कभी कभी गेट में भी आ जाता है, तो गारंटेड नहीं है, तो इसलिए आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट टेम्परेचर है 22 का, हम ये देखते हैं, ठीक है। 22 के क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, रेफ्रिजरेंट ऑपरेटिंग ऑन ए सिंपल VCRS साइकिल हैविंग COP, इसका दिया हुआ है 6.5, ठीक है। COP ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। द इंथैल्पी ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट एट ऑपरेटिंग कंडेंसर टेम्परेचर R, हमें यहाँ पे इस बार क्या है, इंथैल्पी भी दिया हुआ है। किसका, इंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, यानी सैचुरेटेड लिक्विड हमारा क्या हो गया 69.55, ये वाला पॉइंट सैचुरेटेड लिक्विड, और सैचुरेटेड वेपर का भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ये वाला हमने इवेपोरेटर बना दिया, और सैचुरेटेड वेपर जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे देखो दिया किसका हुआ है, सैचुरेटेड वेपर एट द ऑपरेटिंग कंडेंसर टेम्परेचर ऑफ 35, मतलब इस पॉइंट का इस बार हमें क्या दिया हुआ है, इंथैल्पी 201.50, ठीक है। द सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट वेपर लीविंग द इवेपोरेटर इंथैल्पी, इंथैल्पी को जो यहाँ पे लीव कर रहा है उसका यहाँ पे 187.53 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप ये कंप्लीट कर दो डायग्राम, ये आपका हो गया। स्पेसिफिक हीट ऑफ द वेपर रेफ्रिजरेंट इज, हमें यहाँ पे CP भी दिया हुआ है, मतलब ये जो रीजन है यहाँ पे हमें इसका CP भी दिया हुआ है, ओके। फाइंड द कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर, यहाँ का हमें डिस्चार्ज टेम्परेचर निकालना है, यानी ये 2 हो जाएगा, ये 1, ये 3 और ये 4। यहाँ का हमें क्या निकालना है, T2 निकालना है, ओके। सिंपल सा है, आप पहले क्या निकाल दो,
इंथैल्पी निकाल दो, H2 निकाल दो। आपका इंथैल्पी कैसे आएगा? सिंपल 6.5 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। ठीक है, आपका H1 यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। H2 जो है आपको निकालना है, ठीक है। और आपका H4 ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो ये होगा वही आपका H4 भी होगा, ये भी आपको दिया हुआ है। तो बस यहाँ से डायरेक्टली आप H2 निकाल लो, जिसका वैल्यू आपका हो जाएगा 205.6807। ठीक है, और H2 आने के बाद इसको सिंपल फार्मूला पे पुट कर दो, Hg प्लस CpV T माइनस T सैचुरेटेड। ठीक है, और यहाँ पे ये T कौन सा हो जाएगा? T2, यही T2 तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, और ये Hg यहाँ पे क्या हो जाएगा? Hg यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 201.50, Cp भी दिया हुआ है 0.6155। ठीक है, और यहाँ पे T2 हमें निकालना है, और T सैचुरेटेड हमारा कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस यानी 308 केल्विन में। तो यहाँ से आपका T2 जो आ जाएगा वो आपका हो जाएगा 41.69 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पहले आपका आंसर केल्विन में आएगा, उसको कन्वर्ट कर लो आप इसमें, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया। ओके, तो ये जो है वीडियो अब थोड़ा लंबा हो गया, तो अब बाकी का क्वेश्चन होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। अब इससे ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, तो होप ये कंप्लीट जो है आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करें, आई विल ट्राई टू सॉल्व आउट। और हाँ, इतना सारा हमने कैलकुलेशन तामझाम किया है, तो हो सकता है छोटा बहुत एरर हो गया हो कहीं पे, तो जस्ट आप वेरीफाई कर लेना। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन आप भी करते रहें, एंड थैंक यू सो मच एंड गुड लक।